हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। ये उस फीमेल साइंटिस्ट की फोटो है जिसकी साइंटिफिक अचीवमेंट ने उन्हें नोबेल प्राइज दिलाया। एक बार नहीं, 2 बार उन्हें नोबेल दिया गया, वो भी 2 अलग अलग फील्ड्स में। लेकिन इसी अचीवमेंट ने उनकी जान भी ले ली। साइंस की किताबों में जब भी रेडियो एक्टिविटी का जिक्र होता है तो उनका नाम सबसे पहले आता है। तो ये हैं मैडम मैरी क्यूरी। लेकिन अपनी इस रिसर्च के दौरान उन्हें ऐसी बीमारी हुई जिससे उनका सामान छूना आज भी खतरनाक है। इसलिए मैडम क्यूरी के कॉफिन, उनके फर्नीचर, उनकी नोटबुक्स, उनसे जुड़ी सभी चीजों को लेड में सील करके रखा गया है, क्योंकि उसमें मौजूद रेडिएशन से आज भी किसी की जान जा सकती है। क्योंकि उस वक्त रेडिएशन से होने वाले खतरों के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो अगर आपको इन्हें देखना है तो आपको प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने होंगे और साइन करना होगा कि आप अपनी जिम्मेदारी पर इन्हें देखना चाहते हैं। दरअसल मैरी क्यूरी उस वक्त साइंटिस्ट बनना चाहती थी जब औरतों को पढ़ने की आज़ादी ही नहीं थी। विमेन के लिए हायर स्टडीज में एडमिशन लेना आसान नहीं था, पर मैरी क्यूरी को पढ़ने में इंटरेस्ट था। उन्हें रिसर्च करनी थी, उन्हें साइंटिस्ट बनना था। लेकिन साइंटिस्ट बनने के लिए उन्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? उनकी रिसर्च में किसने उनकी मदद की? उन्होंने बचपन में ही कैथोलिसिज्म छोड़कर एक नॉस्टिसिज्म की राह ले ली। और उनका असली नाम भी मैरी क्यूरी नहीं था, उनका रियल नेम था मारिया स्कोडवास्का। तो वो मारिया स्कोडवास्का से मैडम क्यूरी कैसे बन गई? क्यों उन्होंने कैथोलिसिज्म छोड़ा? आज बात इसी पर। मैडम मैरी क्यूरी पैदा हुई 7 नवंबर 1867 को पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो में। क्यूरी की मदर और फादर दोनों पेशे से टीचर थे। मैडम क्यूरी का रियल नेम था मारिया स्कोडवास्का और निक नेम था मानिया। मारिया अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। दरअसल मारिया जब पोलैंड में पैदा हुई उस वक्त बॉर्डर्स काफ़ी अलग थे, क्योंकि 18th सेंचुरी में एम्पायर्स हुआ करते थे, जैसे ब्रिटिश एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर। और आज का जो पोलैंड है वो तब रशियन एम्पायर का हिस्सा था। इसलिए उस वक्त स्कूल्स में पोलैंड की हिस्ट्री और उसके कल्चर के बारे में पढ़ाने की आज़ादी नहीं थी। पोलैंड के हर स्कूल में सिर्फ रशियन लैंग्वेज में ही पढ़ाई होती थी। रशिया को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। पोलैंड के लोगों को अपनी भाषा में बात करना भी मना था। यहाँ तक कि पोलिश लैंग्वेज बोलना एक क्राइम था। अगर कोई बच्चा पोलिश बोलता हुआ पकड़ा जाता तो पूरी फैमिली को उसकी सजा मिलती। अब मारिया के पेरेंट्स रशियन एम्पायर से पोलैंड को आज़ाद कराने की मुहिम का हिस्सा थे, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी को पहले ही छीन लिया गया था। मारिया की मदर वॉर्सो में गर्ल्स के बोर्डिंग स्कूल को ऑपरेट करती थी। जब मारिया पैदा हुई तो उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए जॉब छोड़ दी। अपने रिवॉल्यूशनरी थॉट्स की वजह से मारिया के फादर को भी नौकरी से निकाल दिया गया। पेरेंट्स की जॉब जाने की वजह से मारिया और उनके सिबलिंग्स को फाइनेंशियल स्ट्रगल झेलना पड़ा। घर का खर्च चलाने के लिए मारिया के पेरेंट्स ने घर का एक हिस्सा वहां के मेल स्टूडेंट्स को दे दिया। लेकिन जब मारिया 10 साल की हुई तो टाइफाइड की वजह से उनकी मां की जान चली गई। बेहद कम उम्र में मारिया के लिए ये एक इमोशनल डिजास्टर था। 3 साल से कम वक्त में उनकी बड़ी बहन जोफिया भी टाइफाइड की वजह से मर गई। अब फैमिली में मारिया के अलावा उनका एक भाई, 3 बहन और फादर बचे थे। इसके बाद उन्होंने बचपन में ही कैथोलिसिज्म छोड़कर एग्नोस्टिसिज्म की राह ले ली और उनके फादर पहले से ही एथीस्ट थे। इन सब हालातों के बावजूद भी मारिया के फादर ने कोशिश की कि बच्चों की पढ़ाई चलती रहे। रशियन एम्पायर के दौरान पोलिश स्कूल्स में लेबोरेटरी का यूज करने पर भी बैन लगा दिया गया। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करना मना था, लेकिन मारिया के फादर जानते थे कि एक्सपेरिमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो लैब का सारा सामान घर पर ही ले आए और उन्होंने खुद मारिया को फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया। मारिया और उनके सभी बहन भाई पढ़ाई में अच्छे थे। वो अपने बच्चों को हर हफ्ते पोलिश लिटरेचर भी पढ़ाते। मारिया के भाई जोसेफ ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहाँ सिर्फ लड़कों को ही एडमिशन मिलता था, लड़कियों के लिए यहाँ पढ़ना अलाउड नहीं था। मारिया की बड़ी बहन हेलेना टीचर बनना चाहती थी, तो उन्होंने इस तरफ अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और वो आगे चलकर पोलैंड की रिनाउंड एजुकेटर बनी। अब मारिया का स्कूल खत्म हुआ तो वो बीमार पड़ने लगी। वो कई बार कोलैप्स हो जाती। डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये फैटिगनेस की वजह से हो रहा है, शायद पढ़ाई की वजह से वो थक गई होंगी। ये भी कहा कि कोई नर्वस प्रॉब्लम होगी, लेकिन उस वक्त की नर्वस प्रॉब्लम आज डिप्रेशन के तौर पर डायग्नोस होती है। उस जमाने में एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता था, इसीलिए ये कोई समझ नहीं पाया कि 15 साल की मारिया डिप्रेशन से गुजर रही थी। उनके फादर ने मारिया को रिलेटिव्स के पास गांव भेज दिया ताकि वो सब चीजों से दूर वहां रहकर बेहतर महसूस करे। अगले साल मारिया और उनकी दूसरी बहन ब्रोनिया ने पढ़ाई आगे बढ़ाने की कोशिश की,
लेकिन मारिया और उनकी बहन ब्रोनिया को विमेन होने की वजह से हायर एजुकेशन के रेगुलर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि यहाँ भी उस वक्त औरतों के लिए पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। अब यहाँ एक नाम आता है फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी। कुछ लोग इसे फ्लाइंग यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। मारिया और उनकी बहन ब्रोनिया ने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। दरअसल फ्लाइंग यूनिवर्सिटी पोलिश स्कॉलर्स के जरिए एक चलाया गया अंडरग्राउंड एजुकेशनल मूवमेंट था, जो रशियन एम्पायर से छिपकर चलता था। यहाँ पोलिश स्कॉलर्स मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स को इक्वल एजुकेशन देते थे। 1890 में यहाँ से 500 मेल और फीमेल स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडीज कंप्लीट की। यहाँ से पढ़ने के बाद पोलैंड में तो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मुमकिन नहीं था, इसलिए बड़ी बहन ब्रोनिया ने पेरिस की यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टडीज के लिए एडमिशन ले लिया। अब दोनों बहनों ने एक एग्रीमेंट किया कि पहले मारिया ब्रोनिया के स्टडी के लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगी, क्योंकि ब्रोनिया बड़ी थी। फिर 2 साल बाद ब्रोनिया छोटी बहन मारिया की पढ़ाई का खर्च उठाएंगी। दोनों इस बात के लिए राजी हुए। अब मारिया ने पोलैंड में होम ट्यूटर्स के तौर पर पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। 2 साल तक होम ट्यूशन देने के बाद अब एक फैमिली के साथ मारिया ने गवर्नेंस की जॉब ले ली। इस फैमिली का नाम था ज़ोरास्की। ये मारिया के फादर के रिलेटिव थे, यानी गवर्नेंस के तौर पर अब वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ उनकी पूरी देखभाल करती। जिस फैमिली में वो गवर्नेंस की तरह काम कर रही थी, इसी फैमिली के बेटे काज़िमिर ज़ोरास्की के साथ उन्हें प्यार हो गया। काज़िमिर ज़ोरास्की आगे चलकर पोलैंड के जाने माने मैथमेटिशियन बने, लेकिन ज़ोरास्की फैमिली ने मारिया के साथ अपने बेटे की शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि मारिया की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उस वक्त ठीक नहीं थी। दूसरी तरफ मारिया की बहन ब्रोनिया ने पेरिस में पोलिश फिजिशियन से शादी कर ली। वो एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। शादी के बाद ब्रोनिया ने बहन मारिया को भी पेरिस में आने के लिए कहा, लेकिन उस वक्त मारिया के पास ना तो टिकट के पैसे थे और ना ही पेरिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो मारिया होम ट्यूशंस और फादर की मदद से 1.5 साल में पेरिस जाने के लिए पैसे जमा करने में कामयाब रही। इस दौरान मारिया ने अपने कजन की मदद से लैब में केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स की ट्रेनिंग ली। दरअसल मारिया का एक कजन पोलैंड के म्यूजियम ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर में काम करता था। अपने इस कजन की मदद से मारिया ने छिपकर यहाँ केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करने सीखे, ताकि पेरिस में जाकर वो लैब एक्सपेरिमेंट्स करने में बाकी लोगों से पीछे ना रह जाए। मारिया का ग्रेजुएशन हुआ था 1883 में और उन्हें फाइनली अपनी पसंद के सब्जेक्ट में एडमिशन लेने का मौका मिला 1891 में, यानी उन्हें आगे पढ़ने के लिए 8 साल का इंतजार करना पड़ा। मारिया ने इनिशियली मैथ और फिजिक्स के बारे में अपने फादर से सीखा और केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए उन्होंने बीट शुगर में काम करने वाले एक केमिस्ट से समझा। उस वक्त की एजुकेशन के अकॉर्डिंग मारिया को पेरिस में मास्टर्स में एडमिशन मिल गया। फाइनली 1891 के ऑटम में मारिया पेरिस के लिए निकल पड़ी। पैसों की कमी की वजह से मारिया ने टिकट लिया 4th क्लास का। इस डिब्बे में सीट्स नहीं होती थी, इसीलिए मारिया ने अपने साथ कुछ किताबें, खाने पीने का सामान, एक ब्लैंकेट और बैठने के लिए एक फोल्डिंग चेयर ले ली। मारिया के लिए बस एक सुकून की बात यह थी कि यहाँ उनकी बड़ी बहन ब्रोनिया पहले से ही मौजूद थी, इसलिए पेरिस जाकर अपने लिए रहने की जगह उन्हें नहीं ढूंढनी पड़ी। पेरिस पहुंचकर मारिया कुछ दिन तक अपनी बहन और उसकी फैमिली के साथ रही, लेकिन शायद मारिया को लगा कि इस घर में रहकर ज्यादा पढ़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी के पास ही गैरेट ले लिया। अब गैरेट किसी बिल्डिंग के टॉप पर रहने के लिविंग स्पेस को कहते हैं। मारिया भी एक बिल्डिंग की छत पर छोटी सी जगह में रहने लगी। अब उस जमाने में ना तो लिफ्ट हुआ करती थी और ना ही सर्दी और गर्मियों में किसी तरह का कोई इंतजाम होता था। मारिया के पास कुछ खास रिसोर्सेज नहीं थे, तो वो सर्दियों से बचने के लिए जितने भी कपड़े थे वो सब पहन लेती। यहाँ रहकर वो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री की खूब पढ़ाई करती और कई बार पढ़ने में इतनी खो जाती कि खाना खाना भी भूल जाती। मारिया ने यहाँ भी ट्यूशन देने का काम किया ताकि वो अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सके। 1893 में मारिया को फिजिक्स में मास्टर डिग्री मिल गई, लेकिन मारिया ने पढ़ाई जारी रखी। मारिया ने फिजिक्स की मास्टर डिग्री में टॉप किया, इसीलिए उन्हें इस बार मैथ्स में मास्टर करने के लिए फेलोशिप भी मिल गई और मारिया ने अपनी दूसरी मास्टर डिग्री ली मैथ्स में। इसके बाद मारिया को सोसाइटी फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ नेशनल इंडस्ट्री के अंडर रिसर्च प्रोजेक्ट मिला। मारिया ने इस रिसर्च के साथ अपने साइंटिफिक करियर की शुरुआत की। मारिया को स्टील की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी थी। अब इसके लिए मारिया को जरूरत थी एक लैब की। अब उज़ेफ बुरुश उस वक्त के पॉलिश डिप्लोमेट और जाने माने फिजिसिस्ट थे। उन्होंने मारिया को इंट्रोड्यूस कराया पियर क्यूरी से। पियर क्यूरी उस वक्त पेरिस के म्यूनिसिपल स्कूल ऑफ इंडस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लेबोरेटरी चीफ थे।
लेकिन जब मैरी पियर से मिली तो पता चला कि उनके पास ना तो बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं और ना ही बड़ी लेबोरेटरी है। उन्होंने क्यूरी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी तरह एक छोटा सा स्पेस दे दिया। मैरी और पियर की इस मुलाकात ने न सिर्फ उन दोनों की जिंदगी बदल दी बल्कि साइंस की दुनिया को भी बदल दिया। पियर क्यूरी उस वक्त 35 साल के थे। पियर क्यूरी मारिया से तकरीबन 8 साल बड़े थे। पियर क्यूरी को मारिया में एक अच्छा दोस्त मिल गया जिससे वो साइंस, लिटरेचर, पॉलिटिक्स सभी तरह की बातें कर सकते थे। उन्हें सालों बाद कोई मिला था जो साइंस के लिए और रिसर्च के लिए उतना ही डिवोटेड था जितने वो खुद थे। मारिया को भी फ्रांस में एक अच्छा दोस्त मिल गया था। 1894 में मारिया मैथ की डिग्री लेने के बाद वापस पोलैंड चली गई, बिना इसका वादा किए कि वो वापस फ्रांस आएंगी या नहीं। लेकिन मारिया फ्रांस वापस आई और मारिया से बनी मैडम क्यूरी, और उन्हें उस वक्त नोबेल प्राइज मिला जब किसी फीमेल को नोबेल नहीं दिया जाता था। लेकिन वो फ्रांस की वापस आई और कैसे वो मारिया से मैडम क्यूरी बन गए। जिस रिसर्च के लिए नोबेल मिला उस पर रिसर्च करने का आइडिया उन्हें दिया किसने? जब उस वक्त फीमेल को नोबेल नहीं दिया जाता था तो उन्हें नोबेल क्यों दिया गया? इस बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।